नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर हमने खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया है जो हमारे बैंकर फ्रेंड जनवरी में प्री प्रमोशन एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एग्जाम जनवरी में 9 जनवरी का 24 जनवरी को क्लरिकल टू स्केल 1, स्केल 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 होने वाले हैं। उनके लिए वीडियो खास इंपॉर्टेंट है। एनपीए से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो रिसेंटली हुए एग्जाम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है एग्जाम में। पूछा गया है एन अकाउंट क्लासिफाइड एज सब स्टैंडर्ड एज ऑन 30/4/2017। एक अकाउंट है जो 30/4/2017 को सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर हुआ है, ठीक है, विद नेट आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ 70 लाख, 70 लाख रुपए का लोन आउटस्टैंडिंग है, विच इज सिक्योर्ड बाई प्राइमरी एंड कोलेटरल सिक्योरिटी हैविंग रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ 40 लाख, 40 लाख रुपए की इसमें सिक्योरिटी वैल्यू है। What will be the provisioning requirement as on 31/3/2020? 31 मार्च 2020 को इसमें प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट क्या होगी। देखिए 30/4/2017 को अकाउंट सब स्टैंडर्ड हुआ है, 70 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है और 40 लाख रुपए की सिक्योरिटी है। अब कह रहे हैं 31 मार्च 2020 को वो अकाउंट का क्या स्टेटस होगा, यानी उसमें प्रोविजनिंग क्या होगा। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कब अकाउंट सब स्टैंडर्ड होगा, कब DA1 में जाएगा और कब DA2 में जाएगा, उसके बाद हम प्रोविजनिंग की बात करेंगे। देखिए सब अकाउंट है आपका सब स्टैंडर्ड कब रहता है, 1 साल तक अकाउंट सब स्टैंडर्ड में रहता है। आप जानते हैं एसएसए में आपका पहले साल अकाउंट रहता है, फिर अगले 1 साल के लिए वो अकाउंट DA1 या DB1 जिसको हम कहते हैं DB1 डाउटफुल 1 में चला जाता है, अगले 1 साल यहाँ रहेगा और उसके बाद 2 साल तक वो अकाउंट डाउटफुल 2 में या DB2 भी कहते हैं कई जगह, इसमें रहेगा और उसके बाद वो अकाउंट लॉस एसेट में चला जाता है। यहां तक क्लियर है आपको। तो अब देखिए ये अकाउंट जो 30/4/2017 को था ये सब स्टैंडर्ड हुआ, तो 30/4/2018 को ये अकाउंट 1 साल रहने के बाद में एसएसए में रहने के बाद में ये चला गया डाउटफुल 1 में, और 30/4/2020 तक ये अकाउंट 2 साल तक रहेगा डाउटफुल 1 में रहा, 1 साल तो ठीक है ना। 30/4/2019 तक तो ये रहा 30/4/2019 तक तो रहा डाउटफुल 1 में, और 30/4/2021 तक यानी 2 साल, अगले 2 साल यहां से अगले 2 साल रहा ये डाउटफुल 2 में। अब देखिए वापस देखिए 30/4/2017 को अकाउंट सब स्टैंडर्ड हुआ, 1 साल ये 17 से लेकर 18 तक 1 साल ये सब स्टैंडर्ड रहा। अभी मैंने आपको बताया डाउटफुल 1 में फिर 1 साल रहेगा, तो 30/4/2018 से 30/4/2019 तक ये 1 साल रहेगा डाउटफुल 1 में, DA1 में रहेगा। अब DA1 के बाद में अगले 2 साल ये अकाउंट रहेगा डाउटफुल 2 में, यानी कि 30/4/2019 से 2020 और 2021 तक, तो 30 अप्रैल 2021 तक ये रहेगा डाउटफुल 2 में। डाउटफुल 2 कैटेगरी में भी अकाउंट है। अब ये पूछ रहे हैं 30/3/2020 को, तो 19 से लेकर 21 तक ये रहेगा डाउटफुल 2 कैटेगरी में। तो पहला तो हमारा जवाब ये आ गया कि ये अकाउंट है DA2 कैटेगरी का, ठीक है। तो ये अकाउंट है हमारा डाउटफुल 2 कैटेगरी का, डाउटफुल मैं यहां लिख देता हूं DA2 कैटेगरी का। अब आपको समझना पड़ेगा कि प्रोविजनिंग कितना होता है। देखिए सब स्टैंडर्ड में प्रोविजनिंग आपका 15% सिक्योर्ड पे और 25% अनसिक्योर्ड पे। डाउटफुल 1 में आपका प्रोविजनिंग है 25%, डाउटफुल 2 में आपका प्रोविजनिंग है 40% और डाउटफुल 3 या लॉस एसेट में आपका प्रोविजनिंग है 100%। तो पहला तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ प्रोविजनिंग होगा 40%। अब आपका 70 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग है, इसमें आपको सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड अलग अलग करना पड़ेगा। देखिए सिक्योर्ड पोर्शन कितना है हमारा 40 लाख रुपए और अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना है 30 लाख रुपए। आप जानते हैं अनसिक्योर्ड पर प्रोविजन होगा मेरा 100%, 100% का मतलब हो गया 30 लाख रुपए का प्रोविजन, और सिक्योर्ड पे कितना प्रोविजन होगा, चूंकि ये डाउटफुल 2 कैटेगरी का अकाउंट है तो यहां प्रोविजन होगा मेरा 40%। तो 40 लाख का 40% कितना हो गया 16 लाख। तो 16 लाख प्लस 30 लाख कितना हो गया आपका टोटल 46 लाख। इस तरह से फ्रेंड्स जो हमारे मित्र स्केल 1 से 2, 2 से 3 या 3 से 4 का एग्जाम दे रहे हैं उनको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
क्लरिकल से 1 में जो दे रहे हैं वो वहां कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन आते हैं, इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, पर ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपका आंसर आ गया यहां पे, करेक्ट आंसर क्या आ गया 46 लाख। तो यहां इस क्वेश्चन में आपका प्रोविजन आएगा 46 लाख। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रोविजनिंग का ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हमने बहुत डिटेल में इसको हमारे वीडियो लेक्चर में समझाया हुआ है, जो बुक में हमारी मेरिट 2021 में हमारी वीडियो लाइब्रेरी में उपलब्ध है। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप वीडियो लाइब्रेरी को रेफर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन ये थोड़ा कंपैरेटिवली इजी लिया है मैंने, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट फॉर स्टैंडर्ड एसेट अंडर, देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते जाइएगा आप। प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट अंडर स्टैंडर्ड एसेट, या स्टैंडर्ड एसेट का, एनपी अकाउंट का नहीं पूछा, स्टैंडर्ड का पूछा है। अंडर एडवांसेस टू कमर्शियल रियल एस्टेट, जिसे हम सीआरई कहते हैं, और उसमें भी रेजिडेंशियल हाउसिंग दिया है। सीआरई में दो कंसेप्ट होते हैं, एक प्योर सीआरई और एक रेजिडेंशियल। प्योर सीआरई कौन सा है? अगर कोई बिल्डर कमर्शियल बिल्डिंग बना रहा है तो वो कमर्शियल सीआरई में आएगा, और अगर कोई बिल्डर रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहा है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहा है जो रेजिडेंस के लिए इस्तेमाल होएगी, तो वो सीआरई आरएच कहलाता है, रेजिडेंशियल हाउसिंग कहलाता है। तो इसमें पूछा है सीआरई आरएच में, यानी रेजिडेंशियल कोई बिल्डिंग कमर्शियल यानी कि बिल्डर आपका कोई बिल्डिंग बना रहा है और रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहा है और स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो उस केस में आपकी प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट क्या है, जरा दिमाग पे जोर डालिए और जवाब दीजिए। आंसर क्या आना चाहिए इसका आंसर आना चाहिए 0.75%। आप जानते हैं स्टैंडर्ड अकाउंट पे भी प्रोविजनिंग के नॉर्म्स हैं, आरबीआई ने नॉर्म्स दिए हुए हैं। ये डिटेल में मैंने वीडियो लेक्चर्स में कवर किए हुए हैं, जो हमारी वीडियो लाइब्रेरी में उपलब्ध है, हमारी बुक मेरिट 2021 में उपलब्ध है, तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं। तो आंसर आ गया आपका 0.75%। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, रिपोर्ट अबाउट ए विलफुल डिफॉल्टर इज टू बी सेंट ऑन क्वार्टरली बेसिस। विलफुल डिफॉल्टर की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। विलफुल डिफॉल्टर कौन होता है, पहले तो आप ये समझें। इनकी जो रिपोर्टिंग होती है वो क्वार्टरली बेसिस पे होती है। ये क्वेश्चन है टू बी अप्रोप्रिएट टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, इसकी रिपोर्टिंग होती है। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को कौन होते हैं मैं बताऊंगा आपको। वेयर द अमाउंट इन्वॉल्व इज, अब ये पूछ रहे हैं कौन सा अमाउंट इन्वॉल्व रहता है। पहले तो आप ये समझ लें कि विलफुल डिफॉल्टर में जो कट ऑफ लिमिट है, विलफुल डिफॉल्टर में जो कट ऑफ लिमिट है, मुझे लगता है इसका डायरेक्ट आंसर मैंने ओपन कर दिया है। ओके ओके ओके, चलिए विलफुल डिफॉल्टर में जो कट ऑफ लिमिट है वो है आपकी 25 लाख एंड एबव। ये हमारी विलफुल डिफॉल्टर की कट ऑफ लिमिट है। तो विलफुल डिफॉल्टर में जो कट ऑफ लिमिट है वो 25 लाख एंड एबव है। अब इसके लिए क्वार्टरली इसकी रिपोर्टिंग होती है और ये जाती है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को। ये अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल की कमेटी बनती है। किसी भी अकाउंट को अगर विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर करना है तो पहले तो बोरोवर को 15 दिन का टाइम दिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आपको विलफुल डिफॉल्टर क्यों नहीं डिक्लेयर किया जाए। अगर कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिलता है तो कमेटी इस पर डिसीजन लेगी, और सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलता है तो ईडी लेवल की कमेटी इस पर डिसीजन लेती है, और फाइनल करने के बाद में ये एमडी को पुटअप किया जाता है। एमडी इज द फाइनल अथॉरिटी, और वो डिक्लेयर करेंगे कि इस डिफॉल्टर को विलफुल डिक्लेयर किया जाए या नहीं। तो उसके लिए कट ऑफ लिमिट है आपकी 25 लाख एंड अबव। 25 लाख से कम वाले को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर नहीं करते, क्योंकि किसी भी बोरोवर को अगर विलफुल एक बार डिक्लेयर कर दिया तो उसको 5 साल तक लोन नहीं मिलेगा और भी उसको बहुत सारे नुकसान उठाने होते हैं। पूरा मैंने डिटेल में विलफुल डिफॉल्टर का चैप्टर मेरे वीडियो में चैप्टर में कवर किया हुआ है, आप वहां से रेफर कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा फिर से प्रोविजनिंग का क्वेश्चन है। अभी अभी मैंने आपको प्रोविजनिंग का क्वेश्चन कराया था, उसी से रिलेटेड है। प्रोविजन शुड बी मेड फॉर कमर्शियल रियल एस्टेट स्टैंडर्ड अकाउंट। देखिए अभी हमने सीआरई में रेजिडेंशियल हाउसिंग की बात की थी, तभी मैंने बताया था कि सीआरई प्योर भी होता है। रेजिडेंशियल हाउसिंग में हमने देखा था हमारा प्रोविजन है 0.75%, परंतु अगर प्योर सीआरई है, कोई कमर्शियल बिल्डिंग बना रहा है, तो वहां पे प्रोविजन कितना है पूछा है, 25 पैसा, 40 पैसा, 1% और 5%। ये सारा मैंने क्लियरली मेरे वीडियो लेक्चर में कवर किया हुआ है, आप एक बार जरूर उसको रेफर कर लें। आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आपका 1%। तो हमारा जवाब क्या रहा? सीआरई में अगर रेजिडेंशियल हाउसिंग की बात कर रहा है तो 75 पैसा, और प्योर कमर्शियल की बात कर रहा है यानी सीआरई की बात कर रहा है तो 1% आपका प्रोविजनिंग आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है यहां तक?
मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो हमारे मित्र यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जनवरी में जो एग्जाम हो रहा है उसकी तैयारी कर रहे हैं, हमारी वीडियो लाइब्रेरी को रेफर कर सकते हैं। हमारी बुक मेरिट 2021 उसमें उपलब्ध है, जिसमें ये सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं। इन्हीं सभी चैप्टर्स पे हमने वीडियो बनाए हुए हैं, करीब 18 वीडियो हैं, सब्जेक्टिव वीडियो हैं, जहां आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एमसीक्यू दिए हुए हैं। देखिए, ये मेरिट 20, ये जो एमसीक्यू 2020 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें 700 से 800 क्वेश्चन हैं जो भी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं 2020 में, जैसे बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम हुआ था, जैसे आईओबी का एग्जाम हुआ था, ये सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, सॉल्व करके आपको यहाँ दिए हुए हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे पीडीएफ की फॉर्म में आपको रिकलेक्टेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के, कोविड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, इसके अलावा रिकलेक्टेड क्वेश्चन हमने वन लाइनर क्वेश्चन आंसर इस फॉर्म में दिए हुए हैं। और यहाँ हमने मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, करीब 1000 क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में दिए हुए हैं। इतना बड़ा वीडियो लाइब्रेरी है कि आप अगले 20-25 दिन में पूरा शायद पढ़ भी नहीं पाएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसको रेफर कर सकते हैं और कॉस्ट है सिर्फ 599 रुपीज। ओके फ्रेंड्स, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है। देखिए, ए सब स्टैंडर्ड अकाउंट है जे बैलेंस ऑफ ₹10 लाख। एक सब स्टैंडर्ड अकाउंट है जिसमें 10 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। What is the amount of provision as on 31st March 2019 if the value of security is ₹7 lakh? 10 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है, 7 लाख रुपए सिक्योरिटी की वैल्यू है, 3 लाख रुपए अनसिक्योर्ड पोर्शन है। अकाउंट है सब स्टैंडर्ड। मैंने आपको शुरू में बताया था, आपको कैटेगराइज करना है कि अकाउंट आपका सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड है या अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड है, और उसके हिसाब से उसकी प्रोविजन निकालनी है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगर आप लोगों के 25 जवाब मुझे सही आते हैं, इसमें जितने जल्दी 25 जवाब आएंगे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं इसका सही आंसर क्या आएगा। अगर आपके 25 जवाब आते हैं, तुरंत आपके सही 25 जवाब आते हैं सही, मैं अगला वीडियो आपके लिए पोस्ट कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, जरूर इसको ट्राई करें, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी तरह के, जो क्लरिकल से ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं उसमें इसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन भी जो मैं दे रहा हूं वो भी आपका रिसेंटली हेल्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। दोस्तों, हमारी वीडियो लाइब्रेरी यहाँ www.motivationalbanker.com पर उपलब्ध है, https:/motivationalbanker.com। ये हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। आप चाहें तो मैं व्हाट्सएप कर सकते हैं, चाहे तो हमें कॉल कर सकते हैं, यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना नहीं भूलें। मैं आपके एग्जाम तक कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल नोटिफिकेशन अगर आप प्रेस कर देंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जो घंटी लगी हुई है ना नीचे, उसको दबा दें तो आपको जितने भी वीडियो डालेंगे उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आपने हमारी वीडियो लाइब्रेरी विजिट नहीं की है तो एक बार वेबसाइट पर जरूर जाएं और वीडियो लाइब्रेरी को विजिट कर लें। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।